Desertification is a major problem being faced by our country and our state. Desert development programs in Rajasthan is the topic that we are studying at present, and in our e-video today we will see some more methods and ways in which the rate of desertification can be controlled and the area that is being taken under desert can be minimized. हम राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम कुछ अन्य उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा कि हम मरुस्थलीकरण की समस्या को कंट्रोल कर सकें और मरुस्थल के अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहा है उसको भी नियंत्रित कर सकें। मरुस्थलीकरण एक राज्य स्तरीय नहीं अपितु राष्ट्रीय समस्या है। राजस्थान एक मरुस्थलीय राज्य कहा जाता है, पर मरुस्थलीकरण की समस्या सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है। हमारे देश के अन्य राज्यों में भी मरुस्थलीकरण की समस्या में वृद्धि हो रही है और मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में मरुस्थलीय दशाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है और यह एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। मरुस्थलीकरण की वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आवश्यकता है उस क्षेत्र के। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें मरुस्थलीय विकास को रोकना है तो हमें क्षेत्रीय स्तर पर पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी क्षेत्रों में धरातलीय जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि की भिन्नताएं पाई जाती हैं और इसलिए एक ही तरह की पॉलिसी से हम सभी क्षेत्रों में मरुस्थल विस्तार को नहीं रोक सकते। तो हमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी होंगी, पर हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा वो ये है कि उस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास आवश्यक है, क्योंकि जब क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा तभी उस क्षेत्र के निवासियों का भी जीवन स्तर में हम वृद्धि कर सकेंगे और उनको ये शिक्षा दे करके समझा सकेंगे कि मरुस्थलीकरण की समस्या कितनी विकराल समस्या है और किस तरीके से ये आवश्यक है कि हमें उस समस्या को कंट्रोल करना है। तो उस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास आवश्यक है। क्षेत्र के सतत विकास के लिए क्षेत्रीय क्षमताओं के अनुसार स्थानीय नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए। सतत विकास की प्रक्रिया के लिए संतुलित एवं क्षमताओं के अनुकूल स्थानीय लोगों के लिए उपयुक्त विकास किया जाना चाहिए। स्थानीय लोगों के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं सक्रिय भागीदारी से पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम किए जाने चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा उपलब्ध ऊर्जा का समुचित उपयोग किया जाए। शुष्क मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं उनमें भोजन के लिए, ईंधन के लिए और अन्य जो कार्य हैं उनके लिए जो ईंधन रिक्वायर्ड होता है उसकी जो आपूर्ति होती है वो पशुओं से या वनस्पति से होती है।
लोग जंगलों से मिट्टी काट कर के चूल्हे जलाते हैं और खेतों में भी ये लकड़ी या पुराली जलाई जाती है या फिर वो गोबर का उपयोग करते हैं। तो ईंधन की जो निरंतर उन लोगों को उपलब्धि हो इस और वो जंगलों को न काटें, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत प्रदान किए जाएं और वो उन्हें रेगुलरली एक मिनिमम कॉस्ट पर मिलते रहें जिससे कि वो उसका उपयोग कर सकें। और इसके लिए हमारे राज्य में बायोगैस प्लांट्स का तो विकास किया ही गया है, उसके साथ साथ ही सोलर एनर्जी का भी डेवलपमेंट किया गया है। सोलर एनर्जी पैनल्स को खेतों में लगाया जा रहा है जिससे कि वो ट्यूबवेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। उसके साथ ही सोलर कुकर्स का भी खाना बनाने के लिए घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जा रहा है और सोलर हीटर्स का पानी को गर्म करने के लिए हॉस्पिटल्स और होटल्स और उद्योगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। और अब इसी के साथ हमारे राज्य में वायु से जो एनर्जी उत्पन्न की जा रही है या विंड मिल्स या वायु ऊर्जा का भी विकास किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में विंड मिल के द्वारा विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है जो कि लोकल एरियाज़ को ऊर्जा की उपलब्धि करा रही है। प्राकृतिक वनस्पति के विनाश को एवं जंगलों की कटाई को नियंत्रित किया जाए। अगर मरुस्थलीकरण को रोकना है तो जो सबसे पहले हमें कार्य करना होगा वह है कि प्राकृतिक वनस्पति के विनाश को रोका जाए। यह विनाश चाहे कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए हो, चाहे घरेलू ऊर्जा के लिए हो या किसी भी अन्य कारण से हो, प्राकृतिक वनस्पति का विनाश रोकना होगा और वनों का विकास करना होगा क्योंकि वन किसी क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में प्रमुख कारक होते हैं और जब पारिस्थितिक असंतुलन क्रिएट होता है तभी उस क्षेत्र में शुष्क दशाएं उत्पन्न होती हैं जो कि मरुस्थलीकरण की विस्तार का कारण बनती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के विनाश को हमें रोकना होगा और जंगलों की कटाई को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हमें वैकल्पिक और निरंतर ऊर्जा के स्रोत तो उपलब्ध कराने ही होंगे। अतिचारण से बचाने के लिए चारागाहों का भी विकास हमें करना होगा और उसी के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए लोगों को शिक्षित करना होगा कि जंगल क्यों आवश्यक हैं और जंगलों के विकास के साथ साथ ही उन्हें किस तरीके से जो वस्तु एकत्रीकरण के साथ साथ ही जलवायु में भी जो परिवर्तन होते हैं उससे उन्हें समझाना होगा कि वन अति आवश्यक हैं और वनों का विकास करके ही हम पारिस्थितिक संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं। वन विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। किसी क्षेत्र में जब मरुस्थलीय दशाओं का विस्तार होता है तो वहाँ पर भूमि पर बालू और रेत का विस्तार वायु द्वारा किया जाता है। यह वायु शुष्क क्षेत्रों से अपने साथ मिट्टी, बालू उड़ा कर लाती है अपरदन करके और फिर जहाँ पर भी उसे कोई पेड़ या कोई टीला या रुकावट मिलती है
तो वहाँ पर यह वायु अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा कर देती है और ये जो जमा की हुई मिट्टी है फिर ये स्तूपों का आकार लेकर के वायु के साथ साथ वायु की दिशा में खिसकती चली जाती है और क्षेत्रों को रेतीला या रेगिस्तानी बनाती जाती है। तो हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना होगा अगर हमें बालू के विस्तार को रोकना है तो। और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमें वनों के विकास की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति को जब हम शेल्टर बेल्ट्स के रूप में विकसित करेंगे तभी जाकर के हम बालू के स्थानांतरण को रोक सकेंगे। तो वन विकास कार्यक्रमों का एक कारण तो है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना, बट वन विकास कार्यक्रमों के द्वारा हम भूमि क्षरण को भी, मृदा अपरदन को भी और वायु प्रदूषण को भी रोक पाएंगे। इसलिए वन विकास कार्यक्रमों का हमें क्रियान्वयन करना होगा। भूमि क्षरण एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जाए। उस क्षेत्र की जो भूमि है उसका अनुकूलतम उपयोग किया जाए। कृषि का विकास इस तरह से किया जाए कि जल प्लावन की या क्षारीयता की समस्या उत्पन्न नहीं हो। एक्सेसिव केमिकल्स हम भूमि में नहीं डालें और भूमि की उर्वरता को हम मेंटेन कर सकें। जब मृदा की उर्वरता बनी रहेगी तो भूमि का क्षरण नहीं होगा। इसी के साथ साथ जब हम पेड़ लगाएंगे या जल को बहने से रोकेंगे तो मृदा अपरदन भी रुकेगा। और जब मृदा अपरदन को हम नियंत्रित कर सकेंगे तो भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसी क्षेत्र में अगर हमें मरुस्थलीकरण को रोकना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ की भूमि या वहाँ की जो लैंड है उसको डिग्रेडेशन से रोकें और सॉइल इरोजन को रोकें, क्योंकि जब हम सॉइल कंजर्व कर पाएंगे, भूमि और मृदा का संरक्षण कर पाएंगे तो हम उस क्षेत्र में भूमि ह्रास को रोक पाएंगे और उस भूमि के मरुस्थल के अंतर्गत जो भूमि कन्वर्ट होगी उस, जैसे कि वो भूमि बंजर अगर बने तो हम उसको बंजर होने से रोक पाएंगे। तो वो हम उस भूमि को मरुस्थल में कन्वर्ट करने से कंट्रोल कर सकेंगे। तो हमें भूमि क्षरण एवं मृदा अपरदन को नियंत्रित करना होगा। इसी के साथ ही हम ये सब कार्य तो करना चाह रहे हैं, पर हमें वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी शिक्षित करना होगा विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा कि वो किस तरीके से अपने क्षेत्र के जो विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पति हो या वो जल हो या वो भूमि हो, किस तरीके से अपने यहाँ के जो संसाधन हैं, जो लोकल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से वो यूज़ करें जिससे कि उनका अतिदोहन नहीं हो, उनका एक्सप्लोजन नहीं हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। हम संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन या अतिदोहन को रोकें और विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा लोगों को ये शिक्षा प्रदान करें कि किस तरीके से संसाधनों का समुचित और बैलेंस्ड उपयोग करके उनके द्वारा सतत विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा सके। हमें ये भी देखना होगा कि क्योंकि ये जो शुष्क क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ के जो कृषक हैं वो ज़्यादातर जीविकोपार्जन कृषि करते हैं और जीविकोपार्जन कृषि के साथ साथ पशुपालन उनका प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। और
यहाँ पर क्योंकि मानसूनी जलवायु है और वर्षा काल 3 से 4 महीने का ही होता है और जो शुष्क जो 6 से 8 महीने होते हैं, अगर जल उपलब्ध नहीं होता है तो कृषि कार्य नहीं होता है। तो ऐसे समय में हमें वहाँ के निवासियों को और कृषकों को अन्य आर्थिक क्रियाओं में संलग्न करना होगा। उस क्षेत्र के जो स्पेशलिटीज़ हैं उसके हिसाब से वहाँ पे हमें लघु उद्योग, घरेलू उद्योग और मध्यम उद्योगों का विकास करना होगा। वो किसी भी प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो होम यूटिलिटी सर्विसेज हो सकती हैं वो हो सकती हैं। तो उस क्षेत्र के हिसाब से हमें कृषि के साथ साथ ही अन्य उद्योगों का भी विकास करना होगा, जिससे कि वहाँ के निवासियों को कृषि के अलावा पशुपालन के अलावा भी अन्य स्रोतों से आर्थिक आय प्राप्त हो सके। मरुस्थलीकरण के लिए, मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए, मरुस्थल के अंतर्गत आ रही भूमि में वृद्धि को रोकने के लिए हमें प्रदेश स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत और समग्र कार्यक्रम और नीतियाँ बनानी होंगी और इन नीतियों और कार्यक्रमों का कठोरता से समय पर क्रियान्वयन करना होगा, क्योंकि जब समय पर क्रियान्वयन होगा और कठोरता से क्रियान्वयन होगा तभी हम इस मरुस्थलीकरण की समस्या को नियंत्रित कर पाएंगे और मरुस्थल के अंतर्गत जो क्षेत्र में वृद्धि हो रही है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। सूखे और अकाल की समस्या को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे और जब आर्थिक और सामाजिक विकास होगा तो उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की और हमारे पूरे देश की खुशहाली के साथ साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था का भी विकास हो सकेगा। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमें डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करना है और डेजर्ट्स के अंतर्गत जो एरिया आ रहा है उसको भी हमें नियंत्रित करना है, तो हमें उस रीजन के लिए इस तरीके के प्लान्स और पॉलिसीज़ बनानी होंगी कि उस एरिया का टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि वहाँ का सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो और वहाँ के लोगों के हम लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट कर सकें। धन्यवाद।